नमस्कार, हर खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। आदमपुर से कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई 4 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे। 4 अगस्त को सुबह 10 बजे के करीब कुलदीप बिश्नोई बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी का दामन थामेंगे। कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी में शामिल कराएंगे। वहीं इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी मौजूद रह सकते हैं। वहीं बीजेपी में शामिल होने से पहले आज कुलदीप बिश्नोई आदमपुर में अपने समर्थकों से मुलाकात करेंगे। खबर यह भी है कि कुलदीप बिश्नोई 3 अगस्त को आदमपुर के विधायक पद से इस्तीफा दे सकते हैं। कुलदीप बिश्नोई अपना इस्तीफा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को सौंपेंगे। आदमपुर के विधायक का पद से इस्तीफा देने के बाद कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल होंगे। तो वहीं चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया है और कहा है कि मानसून सत्र में 7 काम रोको 9 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कानून काम रोको प्रस्ताव यहां पर जो व्यवस्था लाई जा रही है वो बेहद महत्वपूर्ण है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव बेरोजगारी, इलीगल माइनिंग के साथ साथ पंचायत फंड का इस्तेमाल नहीं करने पर भी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जाएगा। भूपेंद्र हुड्डा ने आगे कहा कि शॉर्ट ड्यूरेशन में अग्निपथ का मुद्दा उठाएंगे। साथ ही हरियाणा का पंजाब विश्वविद्यालय में शेयर का भी मुद्दा उठाया जाएगा। इसके अलावा भूपेंद्र हुड्डा ने कुलदीप बिश्नोई को लेकर कहा कि उन्हें इस्तीफा बहुत पहले दे देना चाहिए था, जब उन्होंने बीजेपी समर्थित कैंडिडेट को वोट दिया था। कांग्रेस बाय इलेक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। रूल 171 में शॉर्ट ड्यूरेशन जो है डिस्कशन ऑन अग्निपथ ये की है। एक कॉलिंग अटेंशन जो है ये ड्रग मेनास में, और फिर एक कॉलिंग अटेंशन है विलेज इन कॉमन लैंड। कॉलिंग अटेंशन एक तो ओल्ड एज पेंशन जो लाखों पेंशन बुजुर्गों की काट दी गई, एक जो पूरे स्टेट में जल भराव है और उसकी निकासी का कोई उचित कदम नहीं उठाए जा रहे और ना मुआवजा दिया गया। पिछले साल तक का भी मुआवजा भी पूरा नहीं मिला है लोगों को। ठीक है, फिर देना ही चाहिए, उनको पहले दे देना चाहिए था। जिस दिन उन्होंने वोट दी थी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को या उसके समर्थित कैंडिडेट को, कांग्रेस के खिलाफ वोट दी थी, लोगों ने तो चुन के कांग्रेस का मिला था, उसी दिन देना चाहिए था। अब तक किस बात की इंतजार थी उनको। चलिए, इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी अहम खबर आपको बता रहे हैं। बीसीए की बैठक खत्म हो चुकी है। इस बैठक को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं चल रही थी। काफी महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है। ये बीएससी की बैठक खत्म हो गई है। विधानसभा के मानसून सत्र पर चर्चा हुई है। 8 अगस्त से शुरू होगा मानसून सत्र। 3 दिन चलेगा विधानसभा का सत्र। इस वक्त की बड़ी खबर, 3 दिनों में सत्र में अहम चर्चा होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, चंडीगढ़ से बीएससी की बैठक खत्म हो चुकी है। विधानसभा के मानसून सत्र पर यहां चर्चा हुई। 8 अगस्त से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। 3 दिन चलेगा विधानसभा का ये सत्र। 3 दिन सत्र में रहेगी सिंगल सिटिंग। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। बीएससी की बैठक खत्म हो चुकी है। लगातार ये बैठक चल रही थी। इस बैठक को लेकर यही कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर मानसून सत्र कब शुरू होगा। क्लियर हो गया है, बिल्कुल साफ हो गया है। 8 अगस्त से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। सिंगल सिटिंग होगी इस सत्र में। तो 8 अगस्त से शुरू होगा मानसून सत्र। 3 दिन चलेगा विधानसभा का ये सत्र और तीनों दिन सिंगल सिटिंग होगी। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बीएससी की बैठक खत्म हो चुकी है। अब मानसून सत्र शुरू हो रहा है। विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर इसमें चर्चा हुई। 8 अगस्त से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। तीनों दिन सत्र में सिंगल सिटिंग रहेगी। बड़ी ब्रेकिंग खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। तो हरियाणा के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों को सत्र बीत जाने के बाद किताबें मुहैया करवाई जाती रही हैं।
इसको गंभीरता से लेते हुए प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने किताबों में देरी के लिए जांच के आदेश दिए हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि इस मामले की जांच करवाई जाएगी। जांच में जो भी लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। भविष्य में ऐसी गलती ना हो इसके प्रयास भी किए जाएंगे और प्रदेश सरकार की कोशिश होगी कि आने वाले समय में एडमिशन के दिन ही बच्चों को किताबें मिले। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यह भी बताया कि भारी मात्रा में हरियाणा के स्कूलों के लिए ड्यूल डेस्क खरीदी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि 200 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश के सभी स्कूलों में ड्यूल डेस्क उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। अब की बार कुछ गलतियां की हैं विभाग की तरफ से और मैंने उसकी इंक्वायरी भी कराई दी और जो जो लोग दोषी हैं इसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी और भविष्य में ये बिल्कुल भी इस प्रकार की गलती ना हो उसके लिए भी प्रयासरत है। उसमें जो भी परिवर्तन करना पड़ेगा परिवर्तन करेंगे और मैंने ये कहा है बाहर से कि जब बच्चे का एडमिशन होगा उस दिन बुक्स उसको उसी दिन मिलनी चाहिए, ना कि उसके बाद वो वेट करेगा। तो आगे से इसको बिल्कुल ठीक कर देंगे। स्कूल में जो भी अति आवश्यक काम है जैसे स्कूल का रास्ता है तो हमने फाइल कर दिया कि हरियाणा के जितने भी स्कूल है सभी के रास्ते में एक साथ कंप्लीट करेंगे। दूसरा 4 दुआरी है, मैक्सिमम तो है ये काम, लेकिन कुछ स्कूल फिर भी रहते हैं मान लो, तो हमने कहा कि स्कूल का रास्ता 4 दुआरी वो कंप्लीट करेंगे, सब उसकी जिम्मेदारी दे दी। और उसके साथ ही शौचालय कि शौचालय कहीं ऐसा फुट्टा तो नहीं है या है ही नहीं, अगर है तो अच्छा नहीं है, तो वो एक बढ़िया शौचालय बननी चाहिए। पीने के पानी की व्यवस्था वो ठीक से होनी चाहिए। स्कूल में ड्यूल डेस्क है वो कंप्लीट होना चाहिए उसके लिए। इसके अलावा अगर कोई कमरा खराब है उसको ठीक करना, रिपेयर करना उसको, अरे यदि कम है कमरे और बच्चे ज्यादा है तो अगर उसकी जरूरत है तो वो भी। इसका सारा का सारा काम एसएमसी को देने दे रहे हैं। अभी हमने 2 पायलट प्रोजेक्ट मारे हैं 2 जगह, 2 जो हमारे एजुकेशन ब्लॉक है, एक जगाधरी और एक करनाल, हम 2 में कर रहे हैं। करनाल में हम ड्यूल डेस्क का कर रहे हैं, हमने पैसा सारा एसएमसी को दे दिया, एसएमसी ने अपने आप वो खरीदने शुरू कर दिए और आने वाली 5 तारीख को यानी कि अभी 3-4 दिन के बाद ही वो काम सारा कंप्लीट कर लेंगे। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा गठित निगरानी समिति के अध्यक्ष जस्टिस प्रीतम पाल सिंह ने शहर का औचक दौरा कर निरीक्षण किया और कहा कि प्रदेश जहां सफाई के मामले में बेहतर कार्य कर रहा है, वहीं दूसरी ओर सड़कों पर गंदगी नजर आ रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो सुनिश्चित करें कि प्रदेश के सभी नेशनल हाईवे और राज्य हाईवे पर कहीं भी गंदगी न नजर आए। जस्टिस प्रीतम पाल ने यमुनानगर जिला सचिवालय के सभागार जिला निगरानी समिति की बैठक में सभी विभागों से एनजीटी के आदेशों पर किए जा रहे कामों की रिपोर्ट ली। इस मौके पर विशेषज्ञ डॉक्टर बाबूराम ने एजेंडे के अनुसार जानकारी ली और एनजीटी के सदस्य पूर्व मुख्य सचिव उर्वशी गुलाटी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर जिले में पर्यावरण को लेकर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। जस्टिस प्रीतम पाल सिंह ने निगरानी कमेटी की बैठक के बाद सामान्य अस्पताल यमुनानगर के ट्रॉमा सेंटर का दौरा किया और डॉक्टर और साथ ही अन्य कर्मचारियों को बायोमेडिकल वेस्ट का ठीक प्रकार से निष्पादन करने के निर्देश दिए। सारी मैं पहले बात कर भी चुका हूँ कि जितने भी एनजीटी के पॉइंट्स है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के, लिक्विड वेस्ट के, प्लास्टिक वेस्ट के और म्यूनिसिपल वेस्ट के, इंडस्ट्रियल वेस्ट के, वो सारे पॉइंट डिस्कस हो चुके हैं। उसमें जो कमियाँ थी वो हमने उनको भी नोट किया, जो अच्छे काम हैं वो भी नोट किए हैं और मौके पे आके देख भी लिए हैं कि मीटिंग में क्या था और बाहर क्या है। तो वहीं यमुनानगर में अपराधों पर रोकथाम लगाने के लिए चलाए गए अभियान के तहत पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है जिसको नशे की लत ने अपराधी बना दिया। जी हां, यमुनानगर के पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने बताया कि सीआईए 2 के इंचार्ज राकेश कुमार ने खानपुरी के रहने वाले दिलबाग सिंह की हत्या के मामले में गांव नाहर ताहरपुर के रहने वाले आरोपी युद्धवीर सिंह उर्फ युद्धू को गिरफ्तार किया। कोर्ट में पेश होकर पुलिस ने आरोपी को 3 दिन के रिमांड पर लिया था।
आरोपी पर पूर्व में एक चोरी, एक आबकारी सहित कुल 3 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी युद्धवीर सिंह ने पूछताछ में 4 मामलों का खुलासा किया, जिसमें 3 हत्या और 1 हत्या के प्रयास का मामला है। आरोपी युद्धवीर सिंह के निशानदेही पर रवि उर्फ बंटी को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी नशे के आदी हैं और इसीलिए हत्याएं करते थे। तो ये व्यक्ति जो है, मैं फिर से बता दूं, इसका नाम युद्धवीर सिंह उर्फ युद्धू है, पुत्र रणबीर सिंह, वासी गांव नाहर ताहरपुर। और बाकी घटनाएं तो इसने अकेले ही अंजाम दी हैं। और जो जनवरी 2019 की घटना है, जिसमें एक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल से जा रहा था तो गलत रास्ता बता के फिर इन्होंने उसकी चोट पहुंचाई, जिसकी बाद में हत्या हुई। और इसमें इसका एक साथी रवि उर्फ बंटी पुत्र पालाराम, ये भी उसी गांव का, गांव नाहर ताहरपुर का जो है, वो इसके साथ इस हत्या की साजिश में शामिल था। खबर बहादुरगढ़ की है। बहादुरगढ़ पुलिस ने केले की रेहड़ी लगाकर केले के साथ गांजा बेच रहे एक युवक कंचन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार युवक से करीब 3.5 किलो गांजा बरामद किया। पुलिस ने जब सख्ती से पूछा तो उसने बताया कि परनाला गांव का रहने वाला प्रवीण उर्फ पन्नू उससे गांजा बिकवाता था। पुलिस ने परनाला गांव के पन्नू को भी गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। कल हमें गुप्त सूचना मिली थी कि कंचन नाम का आदमी विवेकानंद नगर लाइन पर बहादुरगढ़ में गांजे का काम करता है। तुरंत प्रभाव से टीम एएसआई अनिल व उसके साथी मौके पर भेजे गए। मौके पर जाकर कंचन को काबू किया। तो करनाल में विजिलेंस टीम को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि टीम ने ट्रेजरी विभाग में घूसखोरी लेते हुए असिस्टेंट अकाउंटेंट और डाटा ऑपरेटर को 3.5 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दोनों कर्मचारी पेंशन और यहां पर ग्रेच्युटी जारी करने के नाम पर 4 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। कमिटेड लोन की एवज में उन्होंने इस विभाग के जो कर्मचारी हैं उन्होंने इनसे बातचीत की कि भाई आपको पैसे देने पड़ेंगे, अदरवाइज आपका ये लोन नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद जैसे पहले एक घरोंडा से हैं कंप्यूटर ऑपरेटर हैं इसी विभाग के, और दीपक उनका नाम है। उन्होंने फिर आगे जो पंचकुला में इनके बड़े अधिकारी हैं, एजी ऑफिस में एक डबल एजी हैं, एडिशनल ऑडिट अकाउंट ऑफिसर, एडिशनल असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, उनसे इन्होंने बातचीत की। तो उन्होंने फिर इनको बताया कि 4 लाख रुपए लगेंगे आपके, तब आपका ये 13.5 लाख रुपए का लोन पास होगा। तो सोनीपत के पुरानी गुड़ मंडी डाक खाने वाली गली में बंद मकान में बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी फैल गई। 82 साल के बुजुर्ग रामनिवास का शव बाथरूम में पड़ा हुआ मिला। रामनिवास पिछले लंबे समय से बीमार चल रहे थे। वहीं मृतक की पत्नी यहां पर बिस्तर से उठने में भी असमर्थ है। पति पत्नी दोनों 10 दिन से मकान के अंदर बंद थे। मकान से बदबू आने पर जब पड़ोसियों को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को इस मामले की जानकारी दी। मकान का दरवाजा खुलने पर बुजुर्ग महिला भी अपने कमरे में बिना कुछ खाए पिए अचेत अवस्था में मिली, जिसको इलाज के लिए एक निजी हॉस्पिटल भेजा गया। आपको बता दें कि मृतक रामनिवास के बेटे की पहले ही मौत हो चुकी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने रामनिवास के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भेजा और इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। भैया 15-20 दिन तक बीमार थे, भीतर से मियाँ बीबी अकेले रहा करते, बीमार थे। बस आज ही पता चला तो तभी हमने प्रशासन को बुला के ताला तुला तुलवा लिया, उनके आगे खुलवाया है। नहीं प्रशासन के आगे उन्हें तुलवाया है।
झज्जर जिले की यादव कॉलोनी में जयपाल नाम के युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक जयपाल के परिजनों ने अपनी बहू पर शक जाहिर किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। डेड बॉडी रखी हुई थी, जो इसकी घरवाली से हमने पता करा भाई कैसे इसके मौत हुई। उसने बदला भी रात को रात ही आया था और रात को आके सो गया। सुबह हमने देखा था वो तो बरसात के मौसम में सब्जियों की पैदावार कम होने से उनके दाम लगातार आसमान छूते जा रहे हैं और इसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है। सब्जियों के बढ़ते दामों के चलते अब लोग सब्जी खरीदने के लिए मंडी का रुख करने लगे हैं ताकि वो कम कीमत में सब्जी खरीद सकें। सब्जी मंडी के आढ़ती सुरेंद्र बिंद्रा का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है, जिसकी वजह से पीछे से माल न आने की वजह से लोग काफी परेशान हो रहे हैं और यही वजह है कि लगातार सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। स्टॉक की वजह से कुछ शॉर्ट है, पहाड़ों से माल आता है, आजकल लोकल माल है नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं। माल आ रहा है मंडी में, कुछ अप डाउन होता रहता है। अप डाउन सब्जी के रेट ऊपर हो जाएंगे। ये करीबन 10-15 दिन के अंदर बरसातें जहाँ स्टेबल हुई तो फसल आनी शुरू हो जाएगी। मैं बड़ी सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने आया था, तो यहाँ तो बहुत ही बुरा हाल है। सब्जियों के रेट आसमान छू रहे हैं। भिंडी ले लो 50 रुपये किलो, जो घिया खाते ही नहीं थे वो 60 रुपये किलो बिक रही है। आलू बहुत तेज है। घर का बजट, रसोई का बजट, सब कुछ हिला पड़ा है, जेबें खाली हो चुकी हैं। हाँ, सब्जी लेने आए हैं। हम गली में से लेते हैं तो और भी ज्यादा रेट है, इसीलिए हम यहाँ लेने आए हैं। सब्जी का रेट तो वो 70-80, इससे कम तो कोई सब्जी है ही नहीं है। या फिर थोड़ी ठीक मिल जाती है। तो क्या हो रही है मुसीबत? बजट में फर्क पड़ा है सर, सब चीज महंगी है, कोई चीज सस्ती नहीं है। खाना पीना बहुत मुश्किल हो रखा है, दालें तक सब सारी चीज महंगी। तो वहीं चरखी दादरी में सीएम फ्लाइंग रोहतक, आरटीओ चरखी दादरी और ईटीओ भिवानी की संयुक्त टीम ने ओवरलोड वाहनों को जब्त किया। सीएम फ्लाइंग, आरटीओ और ईटीओ टीम की छापेमारी से दादरी के रोहतक और भिवानी बाईपास से गुजरने वाले ओवरलोड वाहन और ट्रैक्टर चालकों में हड़कंप मच गया। जीएसटी अधिकारी राजीव ने बताया कि ओवरलोडिंग के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसमें 30 वाहन जब्त किए गए हैं। जीएसटी अधिकारी राजीव ने बताया कि समय समय पर ओवरलोडिंग वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई लगातार करते रहेंगे। संयुक्त कार्रवाई करते हुए हमने आज 12 ट्रैक्टरों को रोका है, जिनमें ईंटें लोड थी, तो उनके पास बिल नहीं मिला है। तो एज पर जीएसटी एक्ट जो भी कार्रवाई होगी, जो भी टैक्स और पेनल्टी बनेगी, वो हम उनसे वसूल लेंगे। तो पिछले कई सालों से यहां पर लगातार मजदूरों का वेतन नहीं मिल रहा है। आपको बताते चले कि कंपनी एनएचआई का हवाला देकर मजदूरों के साथ नाइंसाफी कर रही है और आरोप है कि यहां पर सद्भाव कंपनी ने सैकड़ों मजदूरों का यहां पर एनएचआई से पैसा लेकर हजम कर गई है, जिसके चलते मजदूर अपनी बेबसी और मजबूरी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, लगातार इनका कहना है कि वेतन नहीं मिल रहा है, जिस वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। परिवार को पालने में भी काफी मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन वेतन नहीं मिल रहा। मेरी समस्या ये है जी, देखो जो यहाँ पे जो हमने पिछले 4-4.5 साल से हम काम कर रहे हैं, हमारा जी 3 साल तक तो पैसा हमारा कंपनी ने भाई कभी 2 महीने का इकट्ठा दे दिया, कभी 3 महीने का इकट्ठा दे दिया, ऐसे करके हमारा टूटमा पैसा आता रहा। हमने उस चीज़ से भी कोई समस्या नहीं थी जी, मैं चलो कोई बात नहीं भी, कम से कम पैसा आ रहा है। फिर उसके बाद जी 1-1.5 साल से ऐसा हो गया कि बिल्कुल जाम लगा दिया है। हम 4 साल से केजीपी पे जो अपना एक्सप्रेस वे है, कुंडली से लेके पलवल वाला जो एक्सप्रेस वे है, उस पे काम करते हैं 4 साल से। ठीक है जी। और 3 साल तक हमारा पैसा कंपनी ने ठीक दिया जी। अब 3 साल होने के बावजूद अब 1 साल का जो पैसा बकाया है, उसको रोज झूठ बोलते हैं कि आज देंगे, कल देंगे। सुबह को कहते हैं कि आज जल जाएगा, कल कहते हैं कि आज जल जाएगा। वे पैसा नहीं डालते।
और झूठ बोलते हैं डेली। तो झज्जर के गांव पलड़ा में ग्रामीण जलभराव की समस्या को लेकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने गांव में जलभराव की स्थिति से प्रशासन को अवगत कराया और जल्द से जल्द उचित कदम उठाने की मांग की है। पलड़ा गांव के ग्रामीणों का कहना है कि हर साल उनके गांव में जलभराव की समस्या हो जाती है, जिस वजह से पूरा गांव जलमग्न हो जाता है और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम हर साल डीसी साहब के एप्लीकेशन लगाते हैं। हमारे कुदरती झील है, उसमें पानी भरता है और उसमें छेद की सीमा का भी पानी इस्लामगढ़ की सीमा में भर दिया जाता है। प्रशासन ने तो कोई पानी निकासी का प्रबंध करता है। हर साल अपनी जाता है, प्रशासन देख के आ जाता है। तो आजादी के अमृत महोत्सव के तहत करनाल जिला सचिवालय परिसर में तिरंगा बिक्री केंद्र स्थापित हुआ है। अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर वैशाली शर्मा ने रिबन काट कर विधिवत बिक्री केंद्र का शुभारंभ किया। वहीं कोई भी यहां पर आदमी मात्र 25 रुपए देकर इस झंडे को खरीद सकता है, जिसमें 20 रुपए झंडे की कीमत और 5 रुपए स्टिक यानी कि डंडी की कीमत भी शामिल है। झंडे की कीमत सरकार की ओर से तय की गई है। वहीं अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि बुधवार से तिरंगा दुकानों पर और आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी मिलेगा। दूसरी ओर हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारियां कर दी गई हैं। इसे लेकर 4 लाख तिरंगा घर घर वितरित किए जाएंगे, जिसमें 3 लाख ग्रामीण हाउस होल्ड और 1 लाख शहरी क्षेत्र में रहने वाले हाउस होल्ड को बांटे जाने हैं। एडीसी ने बताया कि सरकार के आदेश अनुसार 13, 14 और 15 अगस्त यानी कि 3 दिन सभी घरों की छतों पर झंडा फहराया जाना है। इससे हमारी राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना बढ़ेगी। तो हमारा 2022 सन है, ये हमारा 75वां आज़ादी का 75वां वर्ष है। तो इसको आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें हम हर घर पे तिरंगा फहराएंगे। तो आज इसी कड़ी में सरकार के निर्देश अनुसार हमने जिला सचिवालय में ये तिरंगा बिक्री केंद्र का उद्घाटन किया है, ताकि जो लोग तिरंगा खरीदना चाहते हैं वो यहाँ से तिरंगा खरीद सकते, आम जनता ले सकती है। मैं भारत सरकार और हरियाणा सरकार की प्रशंसा करता हूं, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आज़ादी के अमृत महोत्सव 75 वर्षवां जो चल रहा है, जिसमें हम अपने देश की आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं, उसके तहत हर घर तिरंगे का अभियान शुरू किया है, जिनमें प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 13, 14, 15 तारीख को हम राष्ट्रीय स्तर पर इसमें हर घर तिरंगा लहराएंगे। फिर ऐसी ही पहल हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने की, जिन्होंने कहा कि हम 3 दिन ना मनाकर इसको पूरा साप्ताहिक के तौर पे सप्ताह पूरे हर घर तिरंगा फहराएंगे। तो अंबाला में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। 13 अगस्त से 15 अगस्त तक अभियान के तहत हर घर तिरंगा फहराया जाएगा। जिले में हर घर तिरंगा अभियान से लोगों को जोड़ने के लिए सरकार के आयोजन कर रही है। इसी सिलसिले में छात्रों ने रैली निकालकर लोगों को हर घर तिरंगा अभियान से जोड़ने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान राजकीय गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मेन ब्रांच स्कूल की लेक्चर दीपिका गुप्ता ने बताया कि बच्चों में बेहद खुशी है। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज हम स्वतंत्रता दिवस, हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस जो मनाने जा रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में ये राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं। और मैं इसके लिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि सारे देश में ये मुहिम चल रही है और हमें खुशी मिल रही है इस चीज़ के लिए। और हम अपने देशभक्तों का, जिन्होंने आज तक अपने बलिदान दिया है, उनको नमन करते हैं। सर, आज ना हम ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया है कि हमें 12, 13, 14, 15 को हमने हर घर पे तिरंगा होना चाहिए। तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों को ये मैसेज पहुंचा रहे हैं बच्चों के साथ में कि हमें सबके घर में तिरंगा होना चाहिए और तिरंगा हमारी शान है और हम सबकी पहचान है। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।